मुस्तकिल डिग्नेटी साहब आपसे कह रहे हैं कि अगर वादा किया हमने तो फिर वादा निभाते हैं, वो कोई और होंगे जो सफर में छोड़ जाते हैं। अगर वादा किया हमने तो फिर वादा निभाते हैं, वो कोई और होंगे जो सफर में छोड़ जाते हैं। मेरे किरदार का इससे भी कर सकते हो अंदाजा, मेरे किरदार का इससे भी कर सकते हो अंदाजा। मेरे दुश्मन भी डीपी पर मेरा फोटो लगाते हैं, मेरे दुश्मन भी डीपी पर मेरा फोटो लगाते हैं। भरपूर तालियां बजा करके बेबाक। आज की मीटिंग के सदस्य मंजूर भैया, स्टेज पर शान हिंद साहिबा, आज की मीटिंग मछली बाजार नूरी टावर के साए में हो रही है और समाजवादी का बढ़ता परिवार इस मीटिंग की एक मिसाल है कि हासिम रजा जैसे नौजवान अपने सैकड़ों साथियों के साथ आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। मैं उनका इस्तेकबाल करता हूं। हासिम अंसारी से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये रोड उनके वालिद के वक्त बना था, उसके बाद से ये रोड पर काम नहीं हुआ। इत्तेफाक से ये रोड मेरे वार्ड का बॉर्डर है, यानी ये यहाँ से लल्ले चौक तक ये एक बॉर्डर है जो मेरे वार्ड से लगकर है। बात ये है कि कोई पार्टी में आ रहा है तो पार्टी में बहुत से लोग आते हैं, अलग अलग अपने मसाइल रखते हैं, अलग अलग बात रखते हैं, सबके अलग अलग मतलब होते हैं। मगर हासिम रजा ने कहा कि इस रोड बहुत खराब है, ये काम होना चाहिए। और मैं उनको बता दूं कि इस रोड का वर्क ऑर्डर हो गया है। मछली बाजार मिलन होटल से लल्ले चौक तक 65 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर कल इसका मिल गया। ये इस महल्ले और आसपास सर्वे नंबर 10 इस्लामपुरा मछली बाजार, ये पूरा रोड नूरी टावर से लगकर वहां तक जाएगा। और मैं यहाँ दुकानदार और दूसरे लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा कि रोड बनते वक्त अतिक्रमण वगैरह निकलेंगे तो उतना आपको कोऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस शहर में सिर्फ काम का ढिढोरा पीटा जाता है, काम कभी किया ही नहीं गया। एक 10 लाख की रोड बनाते हैं तो 10 यूट्यूब चैनल, 5 पत्रकार, ये सबको जमा किया जाता है और ऐसा बताया जाता है कि कोई बहुत बड़ा काम किया जा रहा है। जबकि मैं मानता हूं कि अगर तुमको सियासी तौर पर इस शहर ने नुमाइंदगी दी है तो काम करना तुम्हारा फर्ज है। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 4 साल के ऊपर का वक्फा हो गया। एक माजी आमदार का अजूबा हमारे सामने खड़ा है, 6-7 साल हो गए। मैं आज के दावे से कहता हूं कि माजी आमदार इस ब्रिज पर खड़े होकर ये बोल रहे कि ये मालेगांव शहर की तरक्की की निशानी है, इतनी हिम्मत अगर उनके अंदर है इस ब्रिज को बनाने की, अगर वो बात बोलते हैं तो इस ब्रिज पे खड़े होके आज बोले कि ये मालेगांव शहर की तरक्की की निशानी है। तरक्की इसे नहीं कहते, तरक्की का अपना एक सोचने का तरीका है। तुम्हें काम करना ही नहीं आया, तुमने ठेकेदारी की, तुम काम बनावटी किए। बुलंद इकबाल हयात थे, हमने एक प्रपोजल दिया कि यहाँ पर स्काई वॉक बनना चाहिए। इमाम अहमद रजा रोड से लेकर स्काई वॉक जाएगा सीधे मिर्जा गालिब रोड तक, सकावत होटल से क्रॉस होकर हजार खोली उतरेगा, इस तरफ से बस स्टेशन और कुसुम्बा रोड। जिस तरह से मुंबई में नाना चौक पर स्काई वॉक का हमने वहां का नक्शा भी बना के दिया प्राइवेट आर्किटेक्ट से। मगर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उनको क्या समझा कि वो 6.5 करोड़ के स्काई वॉक की मुखालफत की गई और ये अजूबा हमारे सामने खड़ा कर दिया गया, जिसका कोई मतलब नहीं है।
बस अब बात ऐसी है कि अभी शाहनहैन भी वहां गई थी कि रमजान से पहले काम हो जाए, और वो जो बोली कि अब ये आजाद का मुकम्मल ही हो जाना बेहतर है, क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं, स्कूल के बच्चे परेशान हो रहे हैं। मगर मैं दावे से कहता हूं कि इस ब्रिज से मालेगांव शहर को 1% का फायदा नहीं होने वाला। हाँ, फायदा होगा तो यहाँ शाहनहैन बैठी है, रिजवान सर बैठे हैं और मैं खुद, हमारे अलावा किसका फायदा नहीं होगा। और हम ही सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम महेश नगर में रहते, हमको ऑफिस पे आना है तो हम आ जाएंगे, बाकी कौन लोग उस ब्रिज से आएंगे? मछली बाजार के लोग उस ब्रिज से आएंगे, इस्लामपुरे के लोग उस ब्रिज से आएंगे, कुसुम्बा रोड पे जाने वाले उस ब्रिज से जाएंगे, बस स्टैंड पर बस आने वाले उस ब्रिज से जाएंगे, हजारपुरी से आने जाने वाले लोग उस ब्रिज से जाएंगे। किसके इस्तेमाल में वो ब्रिज आने वाला है? स्कूल के बच्चे उस ब्रिज से जाएंगे। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ ये है कि आप एक बात समझ लीजिए कि पढ़ा लिखा होना, समझदारी, फ्यूचर में किससे क्या होगा, किस तरह से होगा, उसका क्या मतलब होगा, उसका क्या रिजल्ट आएगा मुस्तकबिल में, ये सोचने की सियासी लीडर के अंदर कलाकारी होना चाहिए। और यही निहाली सोच है जो हमेशा मुस्तकबिल को देखकर फैसला करती, और इस जगह का मुस्तकबिल इसका था जो कि नहीं बनाया गया। लेकिन अब जो भी है वो बन जाए, उससे छुट्टी मिले। मालेगांव शहर में अब 4 साल के ऊपर हो गया, आने वाला साल इलेक्शन का है, तो अब हजरत बोलने लगे कि मेरा भी काम रोका जा रहा है। अब समझ गया कि काम तो कुछ किए नहीं है, अखबार की कटिंग और यूट्यूब चैनल की वीडियो सब देखेंगे तो 1000-1500 करोड़ से कम का बजट नहीं लाया गया होगा। लेकिन अब बोले तो क्या बोले, कभी बोलते हैं मुस्तकीम डिग्नेटी ने काम रुकवा दिया। अरे आप एमएलए हो, फिर मैं बोलता हूं कि दबदबा नहीं है तो गलत क्या है? अगर मैं काम रुकवा सकता हूं तो आप एमएलए होके कर क्या रहे हो? जबकि सच्ची बात यह है कि काम मैंने रुकवाया ही नहीं। मैं उनको चैलेंज देता हूं कि 29 फरवरी निहाल साहब की बरसी से पहले 29 फरवरी छोड़कर आप जिस जगह जिस वक्त बोलेंगे कागज के साथ आना, कागज मैं दिखाऊंगा कि काम कौन रोक रहा है और काम आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपने क्या लेटर कलेक्टर को दिया, आपकी तरफ से क्या एफिडेविट हाईकोर्ट में गया, ये सारी चीजें कागज की शक्ल में मीडिया के सामने आप भी बैठो, मैं भी बैठता हूं, तारीख भी आप तय करो, वक्त भी आप तय करो, मगर कागज लेके आना। मैं कागज के साथ हाजिर रहूंगा। अगर आप सच्चे हो, अगर आपकी बात सही है तो आप कागज के साथ आना। आप कभी बोलते हो, मैं तो हैरान हूं, मैं तो यूनुस ईसा फैमिली को सब्र कितना करते हैं कि कभी जो पार्टी से आप सुनकर आए, आप बोलते मैं ईमान का एमएलए हूं इसलिए काम नहीं कर पाता। अरे जिस पार्टी में हो आप, ये उसकी बुराई करना हो रहा है। किस मुंह से आगे ईमान के लिए वोट मांगेंगे? इनके कई अखबार के तरासे हैं, इनकी वीडियोज हैं कि मैं ईमान से आया हूं इसलिए काम नहीं कर पाता। वो ईमान पार्टी के जिम्मेदार इस शहर में है, उनकी बेइज्जती आप करते हो। आप अगर किसी पार्टी का भला नहीं कर सकते, उसको अच्छा नहीं बोल सकते जिस पार्टी में हो, तो कम से कम उसकी बुराई तो मत करो। ये तो इखलाकी जिम्मेदारी है। हमारी पार्टी आज 2 एमएलए है, अबू आसिम आजमी और रईस शेख। अभी अधिवेशन हुआ, उससे पहले ये सब चीजें आपको क्यों नहीं दिखती कि अगर यूनिफॉर्म बनने वाला है तो पावर लूम जो सबसे बड़ा सेक्टर है मालेगांव शहर महाराष्ट्र का, रईस शेख को समझ रहा है क्या पावर लूम से कपड़ा लेना चाहिए ताकि हमारी इंडस्ट्री और चले। स्टडी ग्रुप उन्होंने बनाया, उस पर हमने तजवीज रखी, सब कुछ किया, आप ना इस पर बोलते हो। अगर मराठा रिजर्वेशन की बात आई, जिस तरह रिजवान सर ने बोला, ये बात बिल्कुल सच है। ना ही समाजी तौर पर, ना ही माली तौर पर मराठा कमजोर इस
महाराष्ट्र स्टेट में नहीं है, उसके बाद भी वो अपने दबदबे और अपनी ताकत पे रिजर्वेशन लिए, तो वहां एहतजाज अबू आसिम आजमी और रईस शेख ने किया। इतना तो कर सकते ना कि बात पूरे महाराष्ट्र और मुसलमानों तक और सरकार तक पहुंचाए कि ये हमारा हक है। जब ये ना आप असेंबली में बोलते हो, ना आप एहतजाज करते हो, यूट्यूब पे वीडियो बना के भेज देते। यूट्यूब पे वीडियो तो यहाँ से कोई भी आदमी जाएगा, विधान भवन के बाहर खड़ा रह के भेज देगा। आपको एमएलए बनाने का मतलब क्या है? कोई काम आपसे नहीं होता, दूसरे लोगों पे इल्जाम लगाते हो। मैं इस बात पर ये कहूंगा कि आप काम अगर नहीं कर सकते तो आप ये बात मानिए कि मुझे काम करना नहीं आता, दूसरों पर इल्जाम लगाना बंद करिए। इस शहर में मैंने कई मर्तबा ये बात देखी कि जब इलेक्शन आने लगता है तो अलग अलग सेशन होने लगते हैं। अभी जैसे शान हिंद ने कहा, ये बात बिल्कुल सच है कि इन लोगों की बातचीत हुई, धूलिये के करीब एक होटल में हुई। क्या बातचीत हुई? दो सियासी पार्टी जो एक दूसरे के अपोज में है, वो क्या बात कर रहे हैं? आप ये बात मानिए, जब भी इस शहर में ये लगता है कि न्यायालय सोच ताकतवर हो रही है, आज समाजवादी पार्टी इस शहर में जिस तेजी से इस शहर में बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं इन दोनों को खतरा लगने लगा। क्योंकि 1999 से ये आपस में मिलजुल के ही 25 साल से कामकाज किए, और इस शहर में 25 साल में क्या तरक्की हुई ये भी आप लोगों के सामने है। हम शान हिंद की क़यादत में समाजवादी पार्टी में कामकाज कर रहे हैं, पार्टी तरक्की कर रही है। ये ऐसी लीडर है जो कम से कम लड़की होने के बावजूद भी, अगर एमएसजी कॉलेज से कोई वाकया हुआ, वहां से लेके नीतीश राणे तक जब भी फिरका परस्तों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात आई, इसने उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। और ऐसी ही क़यादत की इस शहर में जरूरत है, ना के बुज़दिल क़यादत, नाकारा क़यादत जो कोई काम ना करे, सिर्फ वो इसके उसके ऊपर इल्जाम लगाए और हर वक्त ये बोले कि उनको मैंने बना दिया, अगर वो उनको मैं मेयर नहीं बनाता तो वो भुट्टा भूनते, इनको मैं इलेक्शन में नहीं जलाता तो ये खत्म हो जाते। अरे इज्जत, ओहदा, ये सब अल्लाह की तरफ से है। अगर अल्लाह चाहेगा तो इज्जत मिलेगी। तुम कौन होते हो सियासत में एक दूसरे का साथ देना? तुम हमारी मदद करे, हम भी तुम्हारी मदद करें। हमने जितनी आपकी मदद की है ये पूरा शहर जानता है, मगर हमने कभी ढिंढोरा नहीं पीटा कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन आप जिस तरह से लोगों की बेइज्जती करते हो, आपके साथियों की बेइज्जती करते हो, इसीलिए धीरे धीरे आपका साथ छोड़ते सब लोग चले गए और अब नए लोग भी ये देख रहे हैं कि ये डूबता जहाज है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आने वाले वक्त का हजरत का डूबता जहाज है जिसमें अब कोई सवारी करना नहीं चाहेगा। और जो लोग हैं वो भी एक बात कान खोल के सुन ले, निहाल साहब ने हमको अवामी काम काज करना सियासत में, इसको अव्वलीन हमेशा बोला रखो। गरीबों का काम काज करो। सियासत सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से लोगों का काम काज किया जा सकता, और हमेशा हमने उस पर ही अमल किया। मगर निहाल साहब ने एक और चीज भी सिखाई जिस पर हमने आज तक अमल नहीं किया, मगर आगे से उस पर अमल करेंगे। अगर कोई भी अहरा गहरा बिला वजह समाजवादी पार्टी के या समाजवादी के लीडरों के खिलाफ बिला वजह कुछ करेगा तो हम अब हर तरीके का हथियार इस्तेमाल करना जानते हैं। हम छोड़ेंगे कोई सूरत में नहीं। वो कोई भी अनपाउंड वाला हो, कंपाउंड वाला हो, ये कान खोल कर सुन ले कि बदला लेने की सियासत अब हम भी करेंगे, किसी सूरत में नहीं छोड़ेंगे। मैं बोल रहा हूं कि आज तक नहीं किए, बिल्कुल सच बात है।
आज तक हमने बदला लेने की सियासत नहीं की, मगर कोई बिला वजह तकलीफ देने का काम करेगा तो कैसे कंपाउंड से रास्ता निकलेगा, कैसे कहां से रास्ता निकलेगा, वो भी मुस्तकिम डिग्निटी से अच्छा कोई नहीं जानता। दूसरे लोग क्या किए होंगे वो मुझे नहीं मालूम, अगर मैं पीछे लग गया तो भागने को रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए सीधे रहो, जहां हो, हमारा कोई एतराज नहीं है। सियासी तौर पर कोई मुखालिफ आदमी पे भी हमारा एतराज नहीं है, सियासत में सब होते हैं, मुखालिफ रहो, कोई एतराज की बात नहीं, मगर बिला वजह हमारे लोगों को तकलीफ देने की कोशिश की जाएगी, वो इस शहर में कोई भी हो, हम अब हर तरीके से जवाब देने का काम करेंगे, छोड़ेंगे किसी सूरत में नहीं। वो कितना भी बड़ा दादा हो, वो कितना भी बड़ा रुस्तम हो, वो कोई गुंडागर्दी करने वाला हो, अगर गुंडागर्दी करेंगे तो उसका जवाब भी उस तरह के लोगों के जरिए ही दिया जाएगा। लेकिन आप सही से सियासी कामकाज करो, मुखालफत करना हमें कभी खराब नहीं लगा, लेकिन जिस तरीके से इस शहर में निहाल साहब के खानदान को टारगेट बनाया जा रहा है और खास तौर से शान हिंद को, आज निहाल साहब की अकेली वो लड़की वारिस है इस शहर में, और उसको जिस तरीके से परेशान और टारगेट बनाने की कोशिश की जा रही है, मुझे नहीं लगता कि इस शहर का निहाली सोच रखने वाला इन सब चीजों को भूलेगा या माफ करेगा, उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे अजीज साथियों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हाशिम ज़ादा मोहम्मद इब्राहिम। मेरे वालिद मुझसे कहा करते थे कि खिदमत खल्क का जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो सियासत है। इसलिए मैं उनकी सरपरस्ती में सियासत में सरगर्म हुआ और मैं पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का युवा नायब सदर बना। उसके बाद कुछ वजूहत की वजह से मुस्तकीम भाई और शाहिंदा साहबा की खिदमत को देखते हुए, उनके जज्बे को देखते हुए मैंने समाजवादी पार्टी में हमले इख्तियार किए और उसको ग्रुप के साथ हमले इख्तियार की और इंशाअल्लाह उनके खाना बताना चलते हुए हम कौमत टीम की खिदमत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सवाल करें शान हिंद साहिबा माइक। साथियों, आज मछली बाजार के पास प्रोग्राम का होना कहीं न कहीं निहाली सोच वालों को या निहाल साहब के वर्करों को ये ऐसा ही महसूस होता है जिस तरह अपने घर में रहती। मछली बाजार, बादशाह खान नगर, कमालपुरा और ये इतराफ का इलाका हमेशा से साथी निहाल अहमद साहब का गढ़ रहा, जहाँ घर घर में साथी निहाल अहमद साहब के मानने वाले लोग हैं, चाहे वो जान मोहम्मद चक्की वाले हों, चाहे कमालपुरे के ईसा भाई जिनको इंतकाल हुए काफ़ी वक्त हो गया, चाहे बादशाह खान नगर के जैनू हयात जिनको जैनू मामा कहा जाता था। इस बस्ती में खास बात यह है कि एक मरतबा 1991 की बॉडी में इलेक्शन हुआ था, प्रेसिडेंट का म्यूनसिपलिटी थी, प्रेसिडेंट का इलेक्शन था और बड़ा ही सख्त इलेक्शन था। उसमें मेंबरों को पहली बार सियासत में गुंडागर्दी और ज़बरदस्ती की पकड़ के लेके जाना, ऐसी पहली बार वाक़यात होना सियासत में शुरू हुए। उस वक्त यहाँ के जैनू मामा जो जनता दल से चुन कर आए हुए थे, उनको मुखालिफिन ने जबरदस्ती गाड़ी में ढकेल के इलेक्शन से 2 दिन पहले उठा कर ले गए। और जब उठा के लेके गए, जब उस वक्त फ़ोन नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो साहब के पास खबर आई कि तुम्हारे एक मेंबर को उठा लिया गया। साहब थोड़ा सा परेशान हुए, फिर बोले कौन? बोले मछली बाजार का कोई मेंबर था। साहब बोले जैनू मामा था। बोले हाँ। बोले वो कोई भी उसको उठा कर लेके जाए, लेकिन उस बस्ती में ईमानदारी वफादारी है, वो इलेक्शन में आएगा और वो अपने साथियों के साथ ही रहेगा, ये यकीन था साथी निहाल अहमद साहब का। और जब इलेक्शन का वक्त आया, हॉल में जैनू मामा आए, जिनके भी साथ वो 2 दिन अपना वक्त जबरदस्ती में बिताए होंगे, लेकिन आने के बाद उन्होंने यही बोला कि मेरी ओर
मेरी पार्टी जनता दल के साथ है। जिनके साथ वो गए थे वो हैरान थे कि ऐसे वर्कर है निहाल साहब के। साहब ये बोले थे ये मेरा एक वर्कर है, ये भी एक कमाल है, और वो बादशाह खान नगर का है, ये भी एक कमाल है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ के लोग कभी हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे। वफादारी इस इलाके में बसी रसी बसी। जब मुझे मालूम पड़ा कि हाशिम रजा साहब हम लोगों के साथ शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, तो पहले मैं उनको ये बता दूं कि तुम जहाँ थे वहीं वापस आ रहे हो। तुम्हारे वालिद का सियासी जो इब्तदा है वो जनता दल से शुरू हुई थी, साथ ही निहाल अहमद साहब के साथ शुरू हुई। जब यहाँ 1996 की बॉडी में इलेक्शन हुआ और यहाँ जनता दल के उम्मीदवार चुन के आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, तो लोग साहब के पास आ रहे थे कि किसको उम्मीदवार बनाना, बाय इलेक्शन हो रहा। तो ये इसराइल मेंबर साहब जो थे ये साहब के पास नहीं आए थे टिकट मांगने, साहब ने लोगों को इसराइल मेंबर के पास भेजा था कि तुम इलेक्शन लड़ोगे। मुझे याद है साहब बताया करते थे पार्टी ऑफिस किदवाई रोड पर इसराइल मेंबर को इधर इलाके के मेंबरों ने लोगों ने लेकर आए और वो पूछा उनसे कि मैं, साहब बोले कि मैं तुमको इलेक्शन लड़वाना चाहता हूँ। तो इसराइल भाई ने ये कहा था कि मेरा तजुर्बा नहीं है इलेक्शन लड़ने का। तो साहब ने बोला था मुझको यकीन है कि तुम इलेक्शन लड़ोगे भी, इलेक्शन जीतोगे भी, और मछली बाजार और आसपास के इलाकों का चेहरा मेहरा तुम बदल दो। ये यकीन था और उसी यकीन पर उन्होंने काम किया। वो इलेक्शन जीते, लड़े नहीं, जीते और एक लंबी लीड से इलेक्शन जीता उन्होंने। उसके बाद उन्होंने इस इलाके की बाजार को तब्दील करने का काम किया और उसकी सतह को, उसके म्यार को बुलंद किया। इसलिए मैं हाशिम रजा को ये बोलूँगी कि आप जो है वो इधर उधर से आए हुए नहीं, आपकी बुनियादी जो सियासी आपके घराने की पहचान है वो साथी निहाल अहमद के साथ, और मैं ये बोलूँगी इनके घर वापस। मैं एक बात महसूस कर रही हूँ, रिजवान सर ने कहा कि जोश के होश के साथ साथ जोश की भी जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह साथी निहाल अहमद के नजरिया पे काम करने वाले मालेगांव शहर के हर इलाके में पुराने नए लोग हैं, लेकिन जब तक नौजवान शामिल नहीं होते, जोश शामिल नहीं होता, तब तक उस पार्टी का, उस सोच का नया रूप साबित नहीं होता। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जहां हमारे साथ एहतशाम बेकरी वाले हैं, जहां हमारे साथ इस्माइल पलम्बर है, फैजान वगैरह लोग हैं, वहीं हमारे साथ आज हाशिम रजा हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। मैं अब बोलूँगी कि दिल्ली के, बम्बई के आसिम के साथ हमारे पास मछली बाजार का हाशिम भी अब साथ है। मालेगांव शहर में कुछ दिनों से मैं अखबार में पढ़ रही हूँ कि खुफिया मीटिंग हाईवे पर हुई। ये जो खुफिया मीटिंग दो सियासी जो शहर में सियासी दुश्मन माने जाते हैं लेकिन खुफिया मीटिंग करते हैं, तो जो लोग सियासी शऊर मालेगांव में रखते हैं उनको मालूम है ये इनका जो है गंगा जमुना का जो संगम है ये आज से नहीं है। 1999 में जब साथी निहाल अहमद साहब को इलेक्शन हराया गया तो उस वक्त भी ये दो सियासी लोग मिलकर निहाल साहब के साथ खिलाफ काम किया करते थे। तो ये जो नापाक रिश्ते हैं जो शहर के दूर, ये समझ के मीटिंग हो रही थी कि मालेगांव के लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा। तो अब ऐसा है कि यहाँ से लेके धूलिया तक समाजवादी पार्टी को मानने वाले लोग हैं। तो अब मैं उनको बोलूँगी कोई खुफिया मीटिंग लेना हो तो जरा दूर का इलाका ढूंढे जहाँ की खबर मालेगांव के लोगों को ना मिले। और क्या हुआ वहाँ पे, जो बावजूद जराये से मालूम पड़ा कि जहाँ कुछ लोग ये बोलकर सियासत में आते थे कि हम खानदानी सियासत के खिलाफ यहाँ हैं, वो खुद अपने नाकारा बच्चे को सियासत में लाना चाहते और उसके लिए उनको चाहे दादा भूसे के पास जाना पड़े चाहे राष्ट्रवादी वालों के पास जाना पड़े, वो कहीं भी झुककर एक नाकारा को मालेगांव में दोबारा एक नाकारा को राइज करना चाहते, जिसकी बंदरबाड़ भी हो गया है कि 2.5 साल तुम्हारे घर का मेयर रहेगा और 2.5 साल मेरे घर का मेयर रहेगा। तो मालेगांव शहर के लोगों को इस बात पर गौर करना होगा। जो खड़े होकर स्टेज पर दूसरे की बुराई करते
लेकिन जहाँ ठेकेदारी का बंदर बाट रहता है ये एक हो जाते। जहाँ कारपोरेशन में लड़ाई इनकी अम्मा मेयर बनती तो वो चले जाते सपोर्ट करने के लिए। तो मालेगांव शहर को ये देखना होगा कि जो आवामी तौर पे दिखाते हैं हमारे अंदर दुश्मनी है, लेकिन ये प्राइवेट जगह पे छुप छुपा के ऐसी क्या मुलाकात करते हैं कि शहर से इनको दूर जाना पड़ता है। इसका खुलासा करना चाहिए ऐसे लोगों ने, और मालेगांव शहर के लोगों ने पूछना चाहिए क्या क्या करने गए थे, कौन सी ऐसी बात थी जो शहर से दूर जाके करना पड़ी थी। इसको याद रखना चाहिए इलेक्शन के वक्त। मालेगांव शहर की आवाम ये भूली नहीं है कि जो जो ये 2-3 सालों में मालेगांव शहर ने देखा है कि जब इस सड़क से यात्रा गई, ऐसा कभी नहीं हुआ। यहाँ से मैं अपने बचपन से देखते आई हूँ, जब यात्री यहाँ से जाते थे तो वो अपनी गर्दन झुका के जाते थे, और हमेशा से मालेगांव के अक़लियत के लोगों ने उनका इस्तेक़बाल किया है, उनको पानी के लिए पूछा है, उनको शरबत के लिए पूछा है। इसके बावजूद ऐसे हालात आए कि उन लोगों ने मालेगांव में आकर न सिर्फ नारेबाजी की, ऐसी नारेबाजी जो तज़लील थी मुसलमानों के लिए, उसके बावजूद हमने बर्दाश्त किया। रमज़ान के महीने में कई जगह ऐसे हुए, कई मस्जिदों में तरावी में रखना अंदाजी हुई, उसके बावजूद मुसलमानों ने इस बात को सब्र के साथ, बहुत बड़ा काम था, सब्र के साथ इसको कबूल किया। लेकिन शहर के नुमाइंदे, चाहे वो आजी एमएलए हो चाहे माजी एमएलए हो, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि रथ यात्रा, ये जो यात्रा निकालने वालों ने जिस तरह की तोड़फोड़ और पथराव किया, नारेबाजी की, उनके खिलाफ एक जुमला भी किसी ने नहीं बोला। उस वक्त भी निहाली सोच के लोग, मुस्तकीम डिग्निटी और उस वक्त की जनता दल, उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया। कोर्ट में खुद पार्टी बनी, और पार्टी बनने पर जो लोगों ने इस तरह की हरकत की थी, डीजे वाले से लेके पत्थर मारने वाले तक, तकरीबन 1 महीना जेल में। ये सब करने की क्या वजह थी कि आइंदा अगर इतने हौसले उनके बुलंद हो जाए कि वो पथराव करते हैं, तोड़-फोड़ करते हैं, उसके बावजूद भी हमारी तरफ से अगर कोई सख्ती नहीं हुई, कोई नाराजगी नहीं दिखी, तो हो सकता है आने वाले वक्त में जो यात्री यहाँ से जाए वो इससे ज्यादा शरपसंदी करे। तो कहीं ना कहीं हमारा मिली और समाजी फर्ज बनता है कि खातियों को सजा मिलनी चाहिए। मैं यकीन रखती हूँ कि अब की जब यात्रा निकलेगी तो उनको ये याद रहेगा कि हमारे कुछ साथी 1 महीना जेल में रह चुके हैं। इसको, जहाँ जुल्म हो, जब तुम जुल्म को बर्दाश्त करोगे, उसको बर्दाश्त करने के आदी हो जाओगे तो तुम्हारे ऊपर जुल्म होता रहेगा। इसलिए जहाँ तुम्हारे ऊपर जुल्म हो, हमारे दस्तूरी और कानूनी हक की मजबूती के साथ उसके खिलाफ मुखालफत करना चाहिए। लेकिन हमारे शहर का अलमिया ये हो गया है कि जब अहमद रसूल का मामला आता है, उस वक्त भी आप देखो कि एहतजाज करने वालों में कौन कौन सियासी लोग थे, जो मैयत में पहुंच जाते हैं, जो शादी में निकाह पढ़ाने पहुंच जाते हैं, जो गली कूचे में कुछ हो जाता है वहां पहुंच जाते। फला ने ये रोड टूट गई, यहाँ गटर का पानी आ रहा तो वहां खड़े होकर नमाज भी पढ़ने लगते हैं। लेकिन जब अहमद रसूल का मामला आया, जब हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला आया, उस वक्त ये कहीं एहतजाज करते हुए नजर नहीं आ गए। क्यों? क्योंकि पुलिस माई बाप का डर था। जब नुमाइंदा ही पुलिस का आलाकार बन जाए तो समझ लो आवाम का अल्लाह ही हाफिज है। अगर तुमको हमारे ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ, हमारे ऊपर होने वाले एहतजाज पर जुल्म होने के खिलाफ आवाज उठाना है तो जमहूरी हक से आवाज उठाने की काबिलियत सिर्फ निहाली सोच और समाजवादी के साथ है। मैं इस बात की बहुत खुश हूँ इस बात से कि नौजवान लोग, पढ़े लिखे लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, और मैं ये महसूस करती हूँ कि आप लोग पार्टी में शामिल होके देखो, कोई आदमी अकेला कुछ नहीं होता। निहाल साहब बहुत बड़ी ताकत थे, लेकिन निहाल साहब अकेले कुछ नहीं थे। निहाल साहब जो थे वो अपने वर्करों के दम से थे। साथ ही निहाल अहमद साहब ये बोला करते थे, मेरे वर्कर मेरे आंख और कान है, जो मैं देखता हूँ, जो मेरे वर्कर मुझे दिखाते हैं वही मैं देखता हूँ, वो जो मुझको सुनाते हैं वही मैं सुनता हूँ। तो अकेला लीडर कुछ नहीं होता, जब तक बाजू और वर्कर मजबूत ना हो तब तक सियासी लीडर कुछ नहीं कर सकता। ये है कि तुम्हारी सोच को एक अच्छा रास्ता बना देता है। तो ऐसे लोगों के साथ रहो जो तुम्हारे पर होने वाले जुल्म को
अगर तुमको कोई आफत आ गई, तुमने कोई एहतजाज किया, जैसे हनत रसूल का मामला था, जेल में गए, लीडरों को फोन लगा रहे हैं आजी माजी एमएलए को, तो वो फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक निहाली सोच के वर्कर ही थे जो उन्होंने एहतजाज किया। मैं ये मानती हूँ कि उस वक्त ऐसा माहौल था कि कोई अपने घर से 12 नवंबर के बाद, एक समाजी और सियासी आदमी तो दूर की बात है, एक आम आदमी के रोड पे निकलने को डर रहा है। उसके बावजूद ये हिम्मत थी वर्करों की कि साथी निहाल अहमद साहब को मानने वालों की, कि मालेगांव शहर के तकरीबन 36 मुकामात पे हम लोगों ने धरना दिया। और ये धरना महसूस सिर्फ मालेगांव में नहीं, जेल में जो लोग बैठे थे उन्होंने भी देख के महसूस किया कि नहीं, मालेगांव शहर में हमारे लिए कुछ हो रहा है। एक हौसला उनके अंदर आया। तो ये समझ लो, जहाँ जुल्म हो वहाँ आवाज उठाना ही चाहिए, और उन्हीं का साथ आपको देना चाहिए जो आपकी आवाज में आवाज मिलाकर हिम्मत से खड़ा रहे। मैं शुक्रगुजार हूँ इस इलाके के लोगों की कि जिन्होंने आज यहाँ प्रोग्राम मुनक्किद किया, और उसके बाद एक नए जोश के साथ पूरी जो सोसाइटी के लोग, क्लब के लोग यहाँ आए हैं। फिर से हम एक निहाली सोच, समाजवादी सोच के साथ यहाँ एक नए नजरियात पैदा करेंगे, ताकि आने वाले कारपोरेशन का इलेक्शन हो, चाहे असेंबली के इलेक्शन हो, हम निहाली सोच के साथ समाजवादी के उम्मीदवार को कामयाब करें, ऐसी कोशिश हम जारी रखें। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया।